नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम जो कि आपके सिलेबस में फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंस में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिटेल मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो है जीकेएसएस में आता है किस तरीके से। उसके बाद हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर जो बम बनाया गया था इंडिया में, ठीक है, उसकी पूरी क्या स्टोरी है और क्या डिटेल है वो सारी पढ़ेंगे। और वर्ल्ड लेवल पे जो किसने सबसे पहले एटॉमिक बम बनाया, ठीक है, जीकेएसएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है पहले वो देख लेते हैं हम। एक तो वो पूछ लेता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डायनामाइट किसने बनाया, इन्वेंट किया है, तो वो किया अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो जीकेएसएस भी जिस तरीके से पूछता है तो वो पूछता है कि हु इज द कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम में मेन किसका योगदान रहा है स्टार्टिंग में, और फादर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है होमी जहांगीर बाबा को। ठीक है, आज की डेट में इनके नाम पे क्या है, BARC एक अलग से एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया है। बट अभी के लिए आपने क्या याद करना, जेकेएसएस किस तरीके से पूछ रहा है मैंने बता दिया। डायनामाइट किसने इन्वेंट किया, अल्फ्रेड नोबेल ने। दूसरा पूछ रहा है जेकेएसएस भी कि भाई फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया किसको बोला जाता है। जस्ट लाइक दी डॉक्टर BR अम्बेडकर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक दी महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, उसी तरह से हमारे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया किसको बोला जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस ये स्पेसिफिक किस तरीके से जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोनों में अंतर है, न्यूक्लियर रिएक्टर और पावर प्लांट में। ठीक है, आपके सिलेबस में पावर प्लांट भी दिया हुआ है, तो भी याद करना। फर्स्ट पावर प्लांट कौन सा वाला है, वो है हमारे पास तारापुर। ठीक है, और दूसरा जो है एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्टर जो बोलेंगे तो वो है अप्सरा। तो दोनों चीजें हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्स्ट वाला तो आ गया तारापुर, वो कहां पे है, वो हमारे पास महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 1969 में ऑपरेट कर रहा है इसको एनपीसीएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। और ये फर्स्ट अटॉमिक बोले या न्यूक्लियर बोले, बात एक ही है। ठीक है, अटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया डिजाइन बाय द बार्क। ठीक है, अप्सरा है। ठीक है, 1957 में इनॉग्रेट किया था किसने, प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू ने। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, जब हम बाकी भी हम डिस्कस करते हैं इसका, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री, क्योंकि आपको वो मेन पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की 3 स्टेजेस है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया किस किस का मेंबर है इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिया किस किस का मेंबर है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो बाद में एक स्टोरी भी डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बम की। ठीक है, वो थोड़े मिनट के बाद। ठीक है, वो आपको मजा आएगा पूरी स्टोरी सुनने का। ठीक है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आपका सिलेबस लिखा है इंडियाज एटॉमिक एनर्जी, इंडियाज एटॉमिक प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन हम इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे कौन संभाल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे IAEA, वो क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं और क्या है ये आपको बताना चाहिए। 1957 में ये है बॉडी बनी है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोला, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज ऑफ एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडेड द न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये वर्ल्ड लेवल पे कौन सी बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया यस इसका मेंबर है स्टार्टिंग से, सिंस इट्स इंसेप्शन इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया मेंबर किस किस का नहीं है वो आपको बताना चाहिए इसके लिए। ठीक है, उससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हम जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास केमिस्ट्री का योगदान आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास 2 एलिमेंट इंपॉर्टेंट, 2-3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में अलग से भी दिया है, तो प्रायोरिटी टेबल बड़े अच्छे से पढ़ के जाना आपने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है प्रायोरिटी टेबल से भी निकल सकता है आपका, जैसे एज पर द ट्रेंड देखा गया। ठीक है, हमें जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी टेबल में कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे इस डिस्कशन में, जो हम एटॉमिक या न्यूक्लियर डिस्कस करने वाले हैं, तो 2-3 एलिमेंट है जिसको आपने याद करना है। एक तो आपका कैडमियम, ठीक है,
एक तो यूरेनियम आपने याद करना है, ये जहां पे आपको दिख रहा है यूरेनियम आपका यहां दिख रहा है, तो यूरेनियम 92, ठीक है, ये वाला यूरेनियम आपको एक काम आएगा, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बार बार अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कहां से यूज कर रहा हूं मैं। ये आ गया थोरियम, ठीक है, THORIUM थोरियम, और ये आ गया यूरेनियम, ठीक है। अब थोरियम जो है एटॉमिक नंबर इसका 90 है, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, इंडिया के पास यूरेनियम जो है अप्रोक्सीमेटली 2% है, ठीक है, लेकिन थोरियम हमारे पास 25% के आसपास है। तो इंडिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व है किसका, थोरियम का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म यूज होनी है, यूरेनियम भी और थोरियम। न्यूक्लियर चाहे वो फर्स्ट न्यूक्लियर 3 स्टेज पॉलिसी होगी या 3 स्टेज प्रोग्राम होगा, या फिर हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात करें, न्यूक्लियर बम की बात करें, एटॉमिक बम की बात करें, कहीं ना कहीं यूरेनियम का बार बार जिक्र आएगा, ठीक है। तो ये इससे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बता दिया कहां पे है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट की बात करें, कौन सा यूज होता है एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आपका कंसेप्ट एक तो हम न्यूक्लियर बम देखेंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियर बम इंडिया ने जो टेस्ट किया एक वो देखेंगे, दूसरा हमने देखना है कि न्यूक्लियर बम के अलावा हमें देखना है कि आज की डेट में क्या पोजीशन है वो देखनी है हमने। दूसरी ये है कि थोरियम, ठीक है, थोरियम को किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम। आल्दो हमारे पास कितना 25% थोरियम है, वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास जो है ओनली 2% है। अगर 2% है तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। आल्दो यूरेनियम से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे दैट इज द रीन्यूएबल एनर्जी, क्या बोल रहा हूं मैं, रीन्यूएबल एनर्जी है, बट उसको यूज कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। साथ में एक चीज और याद करनी है, कैडमियम, कैडमियम को यूज किया जाता है, बार बार इसका जिक्र आएगा कैडमियम, ठीक है। तो पहले से मैं बोल रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिखने हैं, आल्दो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और ऐप का भी। ऐप पे आपको वो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इंडिया कोड यूज करना है इंडिया, वहां पे आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्क्रीन पे देख रहे हो आप, टारगेट जेके एग्जाम ऐप डाउनलोड करनी है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के और बाकी आने वाले जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम है, ठीक। कैडमियम आपने याद करना है, कैडमियम को यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर, किसके लिए, मॉडरेटर के लिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कैडमियम भी एलिमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे कैडमियम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कैडमियम यूज होगा बार बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार साफ करके मैं बता देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होंगे, तो ये पीरियोडिक टेबल में ही आपके हैं, ठीक है। एक आ गया कैडमियम यहाँ पे, ठीक है, और ये आ गया थोरियम और ये आ गया यूरेनियम, ये तीन तो बार बार यूज होंगे तो इंपॉर्टेंट है। कैडमियम का क्या मतलब है, कैडमियम हमारे पास मॉडरेटर एज ए मॉडरेटर यूज होता है, किसमें होता है, पावर प्लांट में, किस पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। थोरियम और यूरेनियम का क्या मतलब है, ये एज ए फ्यूल, तो इंपॉर्टेंट है, एज ए फ्यूल यूज करते हैं इसको कम कहा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर जो होता है, ठीक है, रिएक्टर में हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी रिलीज करने की, कौन सी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्वेश्चन आता है कि फ्यूल कौन सा होगा, फ्यूल हमारे पास क्या होगा, थोरियम और यूरेनियम, ठीक है। अब यूरेनियम हमारे पास कम है, तो अगर यूरेनियम कम है तो फिर हम किस तरीके से चलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी बन गई है IAEA, कि उन्होंने बोला है कि सिर्फ आप बम बनाने के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते, अभी बम बनाने के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते क्या, यूरेनियम का, अब नहीं यूज कर सकते तो किसके लिए यूज कर सकते हैं, एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आल्दो इंडिया ने, आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया क्या क्या पॉलिसी रही, इंडिया ने कैसे एटॉमिक बम बनाया और क्या उसमें स्टोरी रही है, ठीक है। और पाकिस्तान ने भी एटॉमिक ये न्यूक्लियर बम बनाया था, ठीक है, हमारे बाद, हमारे जब बोल रहा हूं तो इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। चलिए हम ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट थे कुछ जो मैंने डिस्कस करे, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों, ये सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है। सन में, दोबारा सुन लेना, ये जेकेएसएस ने क्वेश्चन पूछा है कि सन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, सन का जो मेन फ्यूल है, मेन प्राइमरी फ्यूल है, ठीक है, सन का, तो वो कौन सा है, तो ये अभी रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर कहां पे, न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले ये बात याद रखनी है कि सन में क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, फ्यूजन नहीं होती है। जो हम डिस्कस करेंगे वो हम फ्यूजन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी के पढ़ेंगे वो हम फ्यूजन डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन है, ठीक है, सन में, इतना याद कर देना है। हाइड्रोजन हीलियम आर द मेन एलिमेंट है जो वहां पे सन में जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सन के लिए हमारे पास करंट अफेयर भी अगर आपके सिलेबस में, तो याद करना कि आदित्य L1 इंडिया का मिशन है कहां पे, टू स्टडी द सन। एक ये है
सोलर प्रोब जो है, सोलर प्रोब पार्कर, ये यूएसए का मिशन है। यूएसए का मतलब नासा का, ठीक है। आदित्य 11 मतलब इसरो का। ये किसके लिए? ये सन के लिए, सन को स्टडी करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर परस्पेक्टिव से कि आदित्य 11 मिशन किसका है? इसरो का है, इंडिया का है। किसको स्टडी करने के लिए? सन को स्टडी करने के लिए। दूसरी बात यह है कि सोलर प्रोब पार्कर जो है ये नासा का है, किसको? सन को स्टडी करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? कौन सा एलिमेंट है? मेन एनर्जी फ्यूल जो है इसमें सन में, वो हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, इतना याद हो गया आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अपने टॉपिक पे। उससे पहले हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। प्रायोरिटी टेबल आपको अलग से भी आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी टेबल आप पढ़ के जाएं, क्योंकि वो आपको अलग से क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो भी आप पढ़ के जाएं, ठीक है। अटॉमिक, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे देखिए, जब हम बोल रहे हैं ना अटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्लांट बोल रहे हैं, ठीक है। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी मैटर का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये 3-4 चीजें मैंने बता दी आपको क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में आप देख रहे हैं क्या है? न्यूट्रॉन है, और साथ में क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास नेगेटिव। ये शेल बनी हुई है, शेल, ठीक है। शेल में क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमते ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, ठीक है। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हम आपके सिलेबस में भी है। तो बेसिक किसी भी एलिमेंट का, या फिर हम बोलेंगे मैटर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है? वो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या होता है? पार्टिकल बोल रहा हूँ, पार्टिकल, एलिमेंट नहीं। किसी भी एलिमेंट का या मैटर का जो पार्टिकल है स्मॉलेस्ट, वो है एटम। एटम खुद जो है वो किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फिर वो अलग से और भी कंसेप्ट आता है, लेकिन अभी याद करना आपने कि इसमें जब हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन का जिक्र आएगा। तो ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो है, यही काम आपके इसमें भी काम आएगा। अब न्यूट्रॉन का क्या काम है वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। बट अभी के लिए इतना पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब किस किसने ये थ्योरी दी है? ये ऑलरेडी है, ये आपने साइंस में पढ़ना आपने, ठीक है। बट अभी जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया, ठीक है। इसमें हमने एक और कंसेप्ट पढ़ना है। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। 3 स्टेज इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं वही वाला, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला क्वेश्चन आपने याद करना है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। दूसरा है फादर ऑफ एटॉमिक बम, किसको बोला जाता है? रॉबर्ट ओपनहेमर, जो कि कहां के थे? यूएसए के, ठीक है। और वर्ल्ड वार सेकंड में ध्यान से सुनना आपने, क्योंकि वो स्टोरी अभी कुछ देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड वार सेकंड में एटॉमिक बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंका गया था। हिरोशिमा और नागासाकी कहां पे है? जापान में, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकंड में एटॉमिक बम फेंका गया था। कहां फेंका गया था? जापान में। कौन सी जगह थी? हिरोशिमा और नागासाकी। तो वो एटॉमिक बम बनाने वाले बंदा कौन था? वो था रॉबर्ट ओपनहेमर, ठीक है। कहां के रहने वाले थे ये? यूएसए के। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनकी अभी रिसेंट में 2023 में मूवी भी आई है एक, ठीक है, इसी के बेसिस पे, तो ओपनहेमर पे, ठीक है, मूवी भी आई हुई है। तो याद करना अपने आपके सिलेबस में फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड भी लिखा, और वहां पे लिखा भी हुआ है साइंटिफिक डिस्कवरी, तो हम उसको भी रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक डिस्कवरी लिखा हुआ ना, वो भी रिलेट कर रहे हैं। इंडिया एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम इंडिया का क्या है वो भी हम कर रहे हैं। साथ में आपके इसमें लिखा हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर थर्मल और हाइड्रो लिखा हुआ है। हम न्यूक्लियर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो किसी भी परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आए आप क्लियर कर सकते हैं। अब ये नाम, जब हिरोशिमा पे बम फेंका गया, तो इस अमेरिका ने इसका नाम क्या रखा इस टॉमी बम का? उसका नाम रखा लिटिल बॉय। क्या रखा? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय रखा इसका नाम, ठीक है। कोड नेम इन्होंने रखा ये, जब ये अमेरिका ने जापान पे फेंका था, ठीक है। कब? वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में। उसके बाद हाइड्रोजन बम का फादर कौन है? एडवर्ड टेलर, ठीक है। आरडीएस किसने पावरफुल एक्सप्लोजिव है जो कि
पेटेंट हुआ था 1898 में, बट इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसके कौन है, ये जॉर्ज फ्रेडरिच हेनिंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डायनामाइट किसने इन्वेंट किया, तो वो किया अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे आज की डेट में हमारे पास क्या है, पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, विच पार्टिकल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एटम बम, तो ये आप इंपॉर्टेंट है कि विच प्रिंसिपल पार्टिकल नहीं, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक बम, एटम बम बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला आपका क्या लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक रिसर्च लिखा है ना, तो साथ में हमने कमेंट करके बताना है कि नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है, क्या है, नेशनल साइंस डे इंडिया में कब बनाया जाता है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। ठीक है, साइंस के रिलेटेड है ना, एटॉमिक रिसर्च साइंस के रिलेटेड है, तो आपने वो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर फ्यूजन का। नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये कब बना है इंडिया में, 1948। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है, बाकी हम टॉपिक पे जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया कौन बना, डॉक्टर होमी बाबा। ठीक है, ये बार कब एस्टेब्लिश हुआ, ये बॉम्बे में, TROMBA, बॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है कि बार्क जो इंस्टीट्यूट है, ये बार्क की फुल फॉर्म क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, फादर किसको बोला गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर होमी बाबा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और भी हैं 2-3, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 जो मेन है उनको भी हम देख लेंगे, ताकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अगर उस तरीके से आ जाए तो वो भी आपने देखना है। देखिए वर्ल्ड लेवल पे ना 3 मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए हैं। अब वो एक्सीडेंट बोले या इंसिडेंट बोले आप, ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पे 3 हुए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे, जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है जो कि एसएसबी का फेवरेट है, वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 1986 में, 1984 में, 84 या 86 में, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, 84 या 86 में। इसमें क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, आइसोसाइनेट, ठीक है, गैस। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिस तरह से जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है कि मिथाइल आइसो कौन सी गैस थी वो, ठीक है, जिससे ये इंसिडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, उस तरह से अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आए कि 3 न्यूक्लियर इंसिडेंट वर्ल्ड लेवल पे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक है थ्री माइल आइलैंड, जो कि कहां पे, यूएसए में है। चेर्नोबिल इन रशिया नहीं, यूक्रेन में आज की डेट में, ठीक है, यूक्रेन। ये एक्चुअल में क्या है कि चेर्नोबिल रशिया क्यों लिखा है, क्योंकि यूएसएसआर का पार्ट था ये, कौन, यूक्रेन, तब रशिया का पार्ट था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड वार हमारे पास 1990 में जाके खत्म होती है। ठीक है, तब तक जो है यूक्रेन यूएसएसआर का मेंबर था। जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की होती है, उसके बाद यूक्रेन अलग हो जाता है। लेकिन आज की डेट में आपने याद करना है कि चेर्नोबिल जो इंसिडेंट हुआ था, चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ है, वो कहां पे हुआ है, यूक्रेन में आज की डेट में। अगर यूएसएसआर आए तो उस तरीके से देख लेना आपने। फुकुशिमा इन जापान, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि 3 न्यूक्लियर इंसिडेंट हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, 3 माइल्स आइलैंड, चेर्नोबिल इन यूक्रेन और फुकुशिमा इन जापान। ठीक है, इंडिया ने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया है, पहला जो टेस्ट किया था वो किया था 18 मई 1974 में। किसके टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम में पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो कहां किया था, पोखरान में। पोखरान कहां पे है, पोखरान राजस्थान में। कहां पे, जगह का नाम राजस्थान में, पोखरान। सेकंड कहां हुआ, सेकंड भी कहां हुआ, ये 1998 में। ये किसके टाइम में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। ठीक है, तो ये 11 मई टू 13 मई 1998 में हुआ है। ठीक है, और ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जगह एक ही है, पोखरान राजस्थान, बट जो डे ईयर है वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, यहां पे भी मई है, यहां पे भी मई है। ठीक है, यहां 11 से 13 है, यहां पे 18 है, लेकिन डेट नहीं भी याद होगी चलेगा, बट कम से कम ईयर याद होना चाहिए कि 74 में पहला इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और बाकी जो दूसरा हुआ था पोखरान वाला, ठीक है, सेकंड वाला वो हुआ था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। ठीक है, और 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे इसमें। इंटरनेशनल लेवल पे 2-3 ट्रीटीज हैं, वो आपको बताना चाहिए कि किसके रिलेटेड, न्यूक्लियर के रिलेटेड। एक है एनपीटी, एक है सीटीबीटी और एक है एनएसजी। ठीक है, और एक है पीटीबीटी, और सिर्फ इसका नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये आगे हम स्टोरी बताने वाले हैं, उसमें आपकी काम आएगी। एनपीटी
एनपीटी ट्रीटी है नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ठीक है। ये साइन हुई थी 1968 में बाय द सेवरल मेजर न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड फॉर द कॉपरेशन। सीटीबीटी जो है ये है, इसमें इंडिया ने साइन नहीं किया है, इसमें भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, इंडिया इसका भी मेंबर भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। अब ये था सीटीबीटी जो था कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कोई भी वर्ल्ड में न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। ये था कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता कोई भी, न्यूक्लियर बम बना दूर की बात है, न्यूक्लियर जो टेस्ट है करना है वो भी नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटी बन गई थी, क्योंकि लोगों को क्या था, वर्ल्ड वार सेकंड में जब हिरोशिमा और नागासाकी में जापान की जो हालत हुई थी, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे एक हो गया था कि हम क्या करें कि ये बाकी वाली कंट्री जो ये, जैसे आपने देखा होगा, ये खासकर यूएसए का मेन रोल रहता है। यूएसए जो है ये चाहता था कि कोई भी कंट्री, बाकी जो कंट्री हैं उनके पास न्यूक्लियर बम नहीं हो, क्योंकि अगर देखिए, अगर जापान के पास उस टाइम में बम होता, न्यूक्लियर बम होता, जैसे यूएसए के पास था, इन्होंने फेंका जापान पे, तो हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी वो इलाका तो मतलब तबाही है। तो अगर कल को फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री हो, जैसे इनकी किसके नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं लगती है, नॉर्थ कोरिया के साथ अभी तो ये वहां पे भी जाके मिल रहे हैं, बट लेट अस सपोज कि कोई भी कंट्री जिसके यूएसए की नहीं लगती है, कल को चाइना उठ के बम फेंक दे यूएसए पे, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, एक ट्रीटी या फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। और ये लोग क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वार सेकंड देख चुके हैं कि किस तरीके से तबाही हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ट्रीटीज बनाई जाती हैं ताकि इसको रोका जाए, ठीक है। रोका जाए किसको, न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रोका जाए, ठीक है। तो उसके लिए चार एनपीटी है, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, एक है सीटीबीटी कंप्रीहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, और एक आगे पार्शियली, और इंडिया सिर्फ पार्शियली का मेंबर है, जिसमें पार्शियली लिखा है, ठीक है। अब देखिए, एक तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर इन इंडिया, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरी बात ये कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बना था, ठीक है, पहले इसको AEET बोला गया, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिश टॉम्बे बोला गया, ठीक है। बाद 1954 में बना था, जो इससे पहले जो था स्टार्टिंग में देखिए, पहले इन्होंने बनाया TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, इसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया, इसमें ये कर दिया एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट 1954 में। बाद में जो है आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबा इसका नाम ही पूरा चेंज कर दिया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मतलब कहां पे है, ये बॉम्बे में है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम APJ अब्दुल कलाम, फिर हम न्यूक्लियर बम जो इंडिया ने बनाया था उसकी स्टोरी सुनते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा आपको। फिर हम न्यूक्लियर 3 स्टेज वाली पॉलिसी करेंगे डिस्कस, और उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट किस तरह से होते हैं, कौन सा न्यूट्रॉन यूरेनियम कैसे यूज होता है, क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अगर बोले हम, ही इज वन ऑफ द मेन वो बंदा है जो कि एक तो एग्जाम में पूछा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, एक तो वो आपको याद करना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए यहां पे इनका एक लिखा हुआ उन्होंने, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, ये इनका एक कोट है, ठीक है, जिन्होंने लिखा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, ठीक है। अब ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, एक तो साइंटिस्ट रहे, पॉलिटिशियन भी रहे, क्योंकि ये रहे प्रेसिडेंट 2002 से लेकर 2007 तक, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। दूसरी बात ये है कि इंडिया मिसाइल मैन भी इनको बोला जाता है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में भी इनका योगदान है। किसमें वाले में, जब ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी इंडिया में, उस टाइम में पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, और पहला वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या था, कोड नेम क्या था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा वाला था, उसका क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति, क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अब इनकी स्टोरी ना मैं थोड़ी आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो दोनों चीजें हमने 5 मिनट लूंगा मैं आपके, उसमें हम डिस्कस करेंगे पूरी स्टोरी की, न्यूक्लियर बम 1 और 2 में क्या हुआ था और वर्ल्ड लेवल पे कितना प्रेशर था, ठीक है। बट अभी के लिए आपने याद करना है कि इनको बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इनका रोल रहा है
इंडिया का सेकंड पोखरान सेकंड टेस्ट 1998 में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि साइंटिफिक एडवाइजर डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम में पोखरान सेकंड में कौन थे, ये कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे लिखा है क्योंकि बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हेड कर रहे थे डीआरडीओ को। दूसरी बात ये है कि अब जब ये पोखरान सेकंड कंडक्ट किया जा रहा था, ठीक है, उसमें इनका नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। क्या बोला, कोड नेम। क्या कर रहे हैं, पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम में इनका नाम था कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये पहली बार सुना होगा आपने, और ये याद भी कर देना, कभी भी एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं इसमें मेन स्टोरी देखते हैं। एक दो साइंटिस्ट और हैं, ठीक है, जिन्होंने मेन न्यूक्लियर में काम किया हुआ है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है इंडिया एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम न्यूक्लियर बम भी देखेंगे, न्यूक्लियर अपना क्या बोलते हैं, एटॉमिक और न्यूक्लियर एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है एटॉमिक और न्यूक्लियर में, ठीक है, वो एक ही बात है। अब दूसरी बात यह कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था एक मिशन, ठीक है, वो था एक इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। जो इनका योगदान था इसी में हमारे पास, जैसे इंडिया को मिसाइल मैंने ऐसे थोड़ी बोला, इंडिया को मिसाइल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इंडिया में आज की डेट में कितनी, देखो तब का इंडिया ना और आज 2024 का इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। जब ये 1998 में सेकंड ये हुआ था, मतलब 1990s के बाद, या फिर आप ये मान के चलो कि 2000 के बाद इंडिया का लेवल अलग हो चुका है। जब पहला टाइम था वो पुराना टाइम था, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वो पुराना टाइम है, वो दिखने लगे, वो बात है आज की डेट में, ठीक है। इनका इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी, ठीक है, एक तो रोहिणी जब की थी उन्होंने 1980s में। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, एज ए चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं उनके, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और 5 डिफरेंट मिसाइल जो की है इन्होंने, तो ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ठीक है, इसको याद करना है, PATNA पटना, ठीक है। पी से आ गया पृथ्वी, ए से आ गया अग्नि, टी से आ गया त्रिशूल, एन से आ गया नाग, ए से आ गया आकाश। ये 5 मिसाइल जो है मेन किसके थ्रू आ गई, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक तो प्रेसिडेंट रहे, एक इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें 5 डिफरेंट मिसाइल थी। इसमें याद करना पटना, बिहार की कैपिटल पटना, ठीक है, पटना से याद कर देना आपने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ठीक है, खत्म कहानी। कोड नाम इनका मेजर जनरल पृथ्वीराज। पीछे वाला जो मैंने बोला उसमें भी सिर्फ याद करना आपने कि उनको फादर बोला जाता है, और मेन रोल उनका किसमें रहा है, किसमें रहा है, वो फर्स्ट वाला न्यूक्लियर बम के लिए, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा टेस्ट जो हुआ न्यूक्लियर टेस्ट, उसमें इनका भी योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि राजा रमाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहती है, ठीक है। हु मेड इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर बम, ठीक है, हु मेड इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर बम, तो ये इंपॉर्टेंट है। अंडर द कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे ये रहे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया का जब फर्स्ट न्यूक्लियर बम टेस्ट हो रहा था 1974 में, उस टाइम में मेन बंदा कौन था, एक तो डॉक्टर होमी बाबा थे, ठीक है, बाबा हमारे तो थे ही थे, साथ में हमारे पास राजा भी है। जब बाबा और राजा मिल गए तो फिर सोचो क्या क्या बात बन सकती है, ठीक है। तो बाबा और राजा दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया, बम बना दिया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अपने याद करना है कौन है बाबा और राजा। राजा बाबा जब मिले तो क्या हो जाएगा, बम बना दिया उन्होंने। और दूसरी बात कोड नेम क्या था, आपने याद करना है, फर्स्ट जो न्यूक्लियर बम था उसका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इनको और किस नाम से जाना जाता है, इनको ही इज नाउन फॉर राजा रमाना जो है, याद करना आपने, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के लिए, ऑपरेशन शक्ति के लिए, दोनों के लिए। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ था न्यूक्लियर, ठीक है, 1974 में। दूसरा जो रखा गया था ऑपरेशन, कोड नेम होते हैं ये, ठीक है, कोड नेम ऑपरेशन शक्ति, ये कब है 1998 में। ये किसके टाइम में, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में, और ये हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, ठीक है। बाकी इनको अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री भूषण, पद्म विभूषण। और बाकी इंस्टीट्यूशन जैसे बार्क जो है वो अकेले खाली होमी बाबा ने थोड़ी स्टार्ट किया था, बाकी लोग भी थे ना साइंटिस्ट, तो बाकी वाले जो है इनका योगदान भी इसमें रहा। जैसे डीआरडीओ आ गया, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च भी करनी पड़ती है ना किसी भी उसके लिए,
साइंटिफिकली, ठीक है। एटॉमिक बम के लिए भी कितनी रिसर्च की होगी उन्होंने उस टाइम में, जब वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल मना था कि भाई आप बम भी नहीं बना सकते हो, फिर भी इंडिया ने 1974 में जाके बम बना के दिखा दिया, 1998 में भी कर दिया। वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटियां जो बनी थी वो रह ही गई उधर ही, ठीक है। और ये लिखा है कि रमाना वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वेयर ही हैड नोटिफाइड इंडिया प्रीमियर इंदिरा गांधी अबाउट द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस, ठीक है। ये थोड़ी डिस्कस करेंगे, थोड़ा मजा आएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं पोखरण 1 और 2 जो न्यूक्लियर बम जो है इंडिया ने टेस्ट किया था, हम डिस्कस करेंगे। आप फोटो देख सकते हैं, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है उस टाइम में 1974 में इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नीचे पीछे बंदे हैं ये सारे, तो ये एक्चुअल में क्या है स्टोरी बताते हैं आपको। इंदिरा गांधी पहला वाला, एक इतना याद करना, फिर स्टोरी बताते हैं। ये अगर दूसरा वाला जहां पे टेस्ट किया था, ठीक है, ये उन्होंने जगह बनाई थी, ठीक है। ये मिलिट्री वाला एरिया रखा था, ठीक है। और साथ में ये फोटो इसलिए बता रहा हूं कुछ मजेदार स्टोरी बताने वाला हूं मैं। यहां पे ये रखा हुआ है, ये टेस्ट अंडरग्राउंड। एक चीज और याद रखनी है आपने, क्या सेकंड वाला 1998 में जो टेस्ट किया था ना, वो अंडरग्राउंड किया था, ठीक है। ऐसे करके अंडरग्राउंड में, इसके बीच में अंदर एक कुआं बना के उसमें ऊपर से वो फेंक के, साइड में क्या किया था, इस पे अलग अलग से, मतलब अलग से वो बनाए थे, ऐसे करके मकान बनाए थे। और जहां पे सारी मिलिट्री थी भाई, मिलिट्री थी। वो मिलिट्री क्यों रखी गई थी वो इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज उससे पहले मैं बता दूं, देखिए 2-3 चीजें तो मैंने बता दी आपको। एक तो यूरेनियम चाहिए, क्या चाहिए, यूरेनियम बम बनाने के लिए, एटॉमिक बम बनाने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए, दोनों के लिए। दूसरा चाहिए थोरियम। थोरियम हमारे पास है 25% है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, मतलब उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और हमारे पास एनरिच यूरेनियम चाहिए था, बढ़िया क्वालिटी का यूरेनियम चाहिए था। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड लेवल पे एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को बोल दिया भैया आपने सप्लाई बंद कर दी है, वर्ल्ड लेवल पे किसी को क्या नहीं देना है, कोई यूरेनियम नहीं देना है, क्योंकि यूरेनियम से तो बम बनेगा ना भाई। जब बम वो यूरेनियम नहीं दोगे आप तो बम कैसे बनेगा, समझ रहे हो। एक तो वर्ल्ड लेवल पे यूएसए भी और भी मेंबर थे उनके, लेकिन मेन यूएसए एनर्जी ग्रुप जो बना इनका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उन्होंने बोला कि सप्लाई करनी बंद कर देनी है, किसी को नहीं देना यूरेनियम के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सीटीबीटी ट्रीटी बना दी। इन्होंने क्या बोला, 3 चीजें बोली, अर्थ पे, एयर पे, वाटर पे। इस ट्रीटी का मतलब, ठीक है, इस ट्रीटी का मतलब देखो, इंडियन बहुत बड़े जुगाड़ू होते हैं, ठीक है। मैंने जब बोला ना कि अंदर इन्होंने क्या किया था, अंदर टेस्ट किया था न्यूक्लियर बम, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, बाद में इंडिया ने केस जीत भी लिया था सीटीबीटी के अंडर। कैसे जीता था वो बताऊंगा मैं। इस ट्रीटी में लिखा था भाई कि जो भी बम न्यूक्लियर बम, ठीक है। पहली बात है, इन्होंने तो मना कर दिया कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को मना कर दिया कि भाई देनी नहीं, सप्लाई नहीं करनी यूरेनियम की, ठीक है। तो एक तो एनपीटी बना दिया था उन्होंने, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, टोटली कि भाई मना कर दो, जो नॉन न्यूक्लियर मेंबर है उनको देना ही नहीं है। उन्होंने बोला अर्थ, एयर पे और वाटर में ये टेस्ट करना बैन है। क्या बोला, टेस्ट करना बिल्कुल बैन है। इंडिया वाले बड़े जुगाड़ू थे, उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड कुआं खोदा, ठीक है, कुएं दबा के टेस्ट किया, ठीक है। क्या किया, कुआं खोला, उसमें क्या किया, टेस्ट किया उन्होंने। अब ये कुआं के अंदर ट्रीटी में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा अर्थ धरती के ऊपर, ठीक है, एयर हवा में, वाटर पानी में। इन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड जाके टेस्ट किया है, ठीक है। अब वो स्टोरी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उससे पहले हम ना एक चीज देख लेते हैं, फिर मैं अब दोनों को वो चीजें बता देता हूँ। Who was the man behind the nuclear test in पोखरान, ठीक है। ये आप हमारे देख सकते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1998-9 में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये इस टाइम आप देख रहे हैं, यहां पे ये यूनिफॉर्म में देख रहे हैं आप, जो मेजर बोला था मैंने, ये कौन है, ये एपीजे अब्दुल कलाम है। अब ये कर क्या रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या, न्यूक्लियर बम 1998 में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। इस साइड में यूनिफॉर्म में देख रहे हैं। अभी यूनिफॉर्म में क्यों है, इसके पीछे लॉजिक पता चलेगा। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या था, बैन था भाई, आप न्यूक्लियर टेस्ट ही नहीं कर सकते हो, टेस्ट कर ही नहीं सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ठीक है, अब स्टोरी पता चल गई। यहां पे देखिए, इस यूनिफॉर्म में कोड नाम इनका मैंने बता दिया पहले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पावर स्टेशन और 3 स्टेजेस, वो क्योंकि ये 10 मिनट का टॉपिक है, पावर स्टेशन वाला, न्यूक्लियर वाला,
वो 10 मिनट है उसका स्टेजेस वाला, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इस मुद्दे पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास क्या होता है भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला टेस्ट कब हुआ? एक तो होमी बाबा जो थे हमारा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग में, जेएल पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। और पहला उन्होंने जो बनाया था इंडिया का न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो सबसे पहले बनाया था, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था उन्होंने, वो बनाया था न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाया था पहला, ठीक है, नेहरू के टाइम में न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में बनाया था, उसका नाम था अप्सरा। रिएक्टर क्यों बनाया? क्योंकि रिएक्टर बनाएंगे ना, ये रिएक्टर टाइप का होगा, उसी में क्या डालेंगे, यूरेनियम डालेंगे। यूरेनियम डालेंगे तो भाई यहां यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ना भाई, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ना, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सेटअप हुआ अप्सरा में, ठीक है, ये इनॉग्रेट किया था नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में। अब एक स्टोरी है यहां पे, आप सोच रहे हैं स्टोरी भी स्टार्ट नहीं हुई। 1974 में और 1998 में, 1974 और 1998 में यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, और पीछे मैंने क्या होमी बाबा भी बता दिया, रमन्ना भी बता दिया। इस टाइम में इंदिरा गांधी हैं, इस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। हुआ क्या देखिए, 1974 में अब वर्ल्ड लेवल पे क्या था, मना था, क्या था वर्ल्ड लेवल पे, क्या था, मना था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में के बाद इन्होंने क्या बना दिया, वर्ल्ड लेवल पे एक ट्रीटी बना दी, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटी बनाई, जिसमें यह बोला गया कि कोई भी वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। क्या बोला? न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने क्या बोला, एक बार ना ये एपीजे अब्दुल कलाम नासा भी चले गए। कहां चले गए? नासा चले गए। नासा गए, उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके देखा, इनको बुलाया गया, यूएसए वालों की तरफ से बुलाया गया, भाई कि इंडिया के साइंटिस्ट है, ठीक है। जब तो इन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने देख लिया, भाई जाके देखा उन्होंने आराम से, ये नासा में अंदर जाके देखा कंट्रोल रूम कहाँ है, उन्होंने देखा कि भाई कंट्रोल रूम के अंदर सैटेलाइट भी है और इंडिया पे पूरी नजर रख रही है, क्योंकि इंडिया ने तब क्या कर दिया था, 1974 में इंडिया ने पहला जो है टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। उसके बाद ये उन्होंने जाके देखा कि भाई कंट्रोल रूम में ना इंडिया पे पूरी नजर रख रहे हैं, और यूएसए वालों ने 700 करोड़ की वो एक सैटेलाइट भी उन्होंने खरीद के रखी हुई है, इंडिया पे पूरा देख रहे हैं कि भाई इंडिया में ना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसमें थोड़ा टाइम गैप था, वो टाइम गैप था कोई 1 घंटे का स्टार्टिंग में। अब ये उनको बोला कि अब आपको इंडिया में क्या उधर चला रहे हो आप, ठीक है नहीं, आपको इधर जॉब देते हैं हम नासा में, इधर काम करो। अब आगे जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, ये एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला भाई मेरा ना कोई आगे ना मेरे कोई पीछे, मैं आया हूं भारत माता की, तो मैं भारत माता की जय करूंगा, मैं वापस जाऊंगा। वो वहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जाके उन्होंने क्या देखा, भाई क्या चीजें हैं, कैसे चल रही है। तो इन्होंने आके जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, 1974 के बाद की कहानी बता रहा हूं मैं। 1998 में क्या बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कमांड दे दी, किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को बोला गया भाई हमने न्यूक्लियर बम जो है वो टेस्ट करना है, न्यूक्लियर टेस्ट करना है तो करना है, आप बताइए कैसे करना है। अब इन्होंने बताया कि भाई एक चीज है, अगर हम टेस्ट करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे पता चल जाएगा, तो हमें बैन कर देंगे, इंटरनेशनल पे हमें सैंक्शन लग जाएंगी। जैसे ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, ईरान पे सैंक्शन लगाते हैं, नॉर्थ कोरिया पे यूएसए ने सैंक्शन लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर कोई न्यूक्लियर बम वगैरह अगर टेस्ट करे। तो इन्होंने क्या किया 1998 में, ठीक है, और 1974 में जैसे पहला हुआ वैसे दूसरा हुआ, ठीक है। अब जैसे उनको पता चला कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये इनको पता था कि 1 घंटे का गैप है, ठीक है, इसकी सैटेलाइट जो ऊपर से घूम रही है, जो इंडिया पे नजर रख रही है, ये गए पोखरान में ये जगह है। उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई यहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। कहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है? कहां पे? ये पोखरान में। यहां पे सारी मिलिट्री लगा दी और छोटे छोटे वो बना दिए घर, मतलब टाइप के होते हैं मिलिट्री टाइप के, ठीक है। और इन्होंने मिलिट्री कुछ दिन तक चलाई, मिलिट्री चलाई उन्होंने। अब उनको जो यूएसए वाले हैं, नासा वाला, उनको क्या पता चल रहा है, उनको ये पता चल रहा है कि भाई इधर क्या चल रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। पूरे मीडिया में बता दिया कि यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है।
मतलब अंदर में गेम क्या हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बताना नहीं था, क्योंकि क्या है सीटीबीटी है, एनएसजी का भी है, तो सीटीबीटी के अकॉर्डिंग हम तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। अब करना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला भाई हमने तो करना है। अब क्या हुआ, उस टाइम में मिलिट्री वगैरह रखी उन्होंने, 11 मई टू 13 मई 2 दिन के लिए मिलिट्री हटा दी, यहां से मिलिट्री हटा दी, पूरी जितनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। लोगों को, जो इधर के लोग थे पोखरान वाले, उनको साइड कर दिया गया, ठीक है, कि मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। फिर वापस 11 मई से 13 मई को जो है 5 टेस्ट होते हैं, यहां पे 5 टेस्ट होते हैं। अब ये 5 टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। इस दौरान में क्या होता है कि अब न्यूक्लियर टेस्ट होगा, अब खुद सोचिए कि जहां पे न्यूक्लियर बम अगर होगा, टेस्ट होगा, तो आसपास में क्या होगा, पूरा धुआं धुआं चला जाएगा। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा, जैसे इंडिया है ना, एक मिनट मैप बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट, पोखरान वाली जगह बता देता हूं आपको, फिर उस तरीके से डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान हिल गया, ठीक है, पाकिस्तान हिल गया भाई साहब की, एक मिनट रुकना, ठीक है। यहां पे मैप, यहां पे सिर्फ 1 मिनट रुकना आपने, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, ये क्या हो गया, ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस टाइम में जो आर्मी मैंने बताया आपको, वो वाली सेम चल रहा है प्रोसेस। आर्मी हटाई दी गई 11 मई को, 11 मई और 13 मई के बीच में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, अब इनको क्या नाम, इनका कोड नाम क्या रखा, इनको बोल दिया भाई ये मेजर है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, और उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जो है, क्योंकि सैटेलाइट में ऊपर दिख रहा है ना, यूएसए की पूरी नजर है कि भाई यहाँ पे क्या है, चीजें क्या चल रही हैं, उनको पता है कि ये क्या चल रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे कुछ वो बनाए गए, ठीक है, पानी टाइप का पूरा वो चीजें की गई, कुआं खोदा गया, उसमें वो टेस्ट करने के लिए वो भी डाला गया। बाकी वालों को पता चला कि ये मिलिट्री मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं है, लेकिन ये इनका इनका क्या नाम रखा गया, एज ए मेजर, और ये उसी मिलिट्री में क्या है, मेजर गए हैं, मेजर बन के, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया किसको, एपीजे अब्दुल कलाम ने फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी को कि भाई इनका जो गैप है वो 1 घंटे का सैटेलाइट का गैप है। अब इन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट 1 घंटे का है, तो इन्होंने क्या किया, पहला वाला विस्फोट कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। कब किया, 11 को किया। अब इधर धुआं धुआं हो गया। अब इन्होंने फोन किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने फोन किया किसको, अटल बिहारी वाजपेयी को। उनको बोला कि भाई हमने टेस्ट कर दिया है, ठीक है, अब ये काम करो कि जो मेट्रोलॉजिकल या फॉरकास्ट वाले जो होते हैं, ठीक है, और न्यूज चैनल को ये बता दो कि यहां पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, कहां पे, कहां पे, पोखरान में, और यहां से जितने भी लोग हैं आसपास के वो शिफ्ट कर जाए, ठीक है, कि बाढ़ आ गई है। अब उससे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था पूरा पूरा तरीके से, और ये जब न्यूज चल रही है, अब यूएसए को पता चला कि भाई यहां पे ये चल रहा, तो इन्होंने क्या कर दिया, ऑलरेडी यूएसए के जो नासा नूसा ने जो सैटेलाइट लाई हुई, ठीक है, उनको ये पता चला कि यहाँ पे धुआं चल रहा है यार, कोई ना कोई टेस्ट तो नहीं हुआ है। उन्होंने बोला, इंडिया ने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे मौसम खराब है, यहाँ पे क्या होगी, बाढ़ आ गई है, तो लोग भी उन्होंने थोड़े से साइड कर दिए, ठीक है। उनको पहले दिन तो पता नहीं चला यूएसए वालों को। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरे दिन फिर दूसरे 14 मई को फिर से क्या किया, 3 और टेस्ट कर दिए। जब 3 टेस्ट कर दिए उन्होंने, तो तब भी इनको लगा कि फिर पाकिस्तान में ना वो हो गया, पाकिस्तान वाले बोले भाई हो क्या गया, भाई हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले ने क्या किया, इन्होंने सीधा यूएसए को बोला कि भाई यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, आप देखिए कि हमें लग रहा है कि क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर का टेस्टिंग हो रही है। किसने, पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान ने तो बोल दिया,
यूएसए को। अब यूएसए वाले बोल रहे हैं इधर अटल बिहारी वाजपेयी जब पूरे टेस्ट हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला भाई सक्सेसफुली टेस्टेड, क्या बोला सक्सेसफुली, कोड नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। इन्होंने बोला ऑपरेशन शक्ति कंप्लीटेड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इनको ये पता चल गया, अब कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इनको ये पता चलना चाहिए था ना कि कितना डिस्ट्रैक्शन की है इसने, पहले वाला टेस्ट किया उन्होंने। अगर वैसे ही ये बोल दें कि भाई हमने टेस्ट कर दिया चलिए कोई चक्कर नहीं, बट हमें पता तो चले कि डिस्ट्रक्शन कितनी की है, आसपास डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है। कल को अगर ये यूज करना भी पड़े, एटॉमिक बम अगर यूज करना पड़े किसी कंट्री पे, तो पता तो चले कि भाई आप जो एटॉमिक बम बना रहे हो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी जगह ये पूरा वो कर रहा है। तो इन्होंने जब ये बाकी वाले टेस्ट पूरे सक्सेसफुल हो गए इनके, उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला अटल बिहारी वाजपेयी को कि ऑपरेशन शक्ति कंप्लीटेड। फिर अब उस टाइम में यूएसए को पता चला, जब यूएसए ने धमकी दे दी कि भाई हम किसी भी स्टेट को न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी उठ के बोले, इन्होंने बोला भाई हमें तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, समझाई। इन्होंने बोला, यूएसए ने बोला कि हम चेतावनी देते हैं किसको, इंडिया को, हम किसी स्टेट को न्यूक्लियर स्टेट नहीं मानेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक रिप्लाई सीधा गया, इन्होंने बोला तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें कि हम न्यूक्लियर स्टेट है या नहीं, अगर हमारे पास है तो है, ठीक है नहीं, अगर आपको बैन करना है तो बाकी वालों को भी बैन करो, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, यहां पे सैंक्शन लगाएंगे किस पे, यूएस इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे। और जैसे इंडिया ने किया उधर पाकिस्तान भी कर गया, जैसे इंडिया ने टेस्ट किया उधर उठा पाकिस्तान भी कर गया टेस्ट। अब दोनों पे सैंक्शन लगी, अब दोनों पे जैसे सैंक्शन लगी, बाद में उन्होंने बोला, पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान क्या करने लग गया, पाकिस्तान ने ना टॉमी बम बना के बेचने लग गया है, ठीक है, टॉफी की तरह, ये लो ये लो ले लो, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ कोरिया को बेचने लग गए, और भी कंट्रियों को बेचने लग गए पाकिस्तान वाले, ठीक है। तो यूएसए जो है, ये यूएसए ने सोचा भाई ये बेचने लग गए तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, इन्होंने इनको सैंक्शन हटानी पड़ी पाकिस्तान पे, ठीक है, पाकिस्तान पे। अब इंडिया उठ के, इंडिया को मौका मिल गया कि अगर हमारे साथ में इंटरनेशनल लेवल पे अगर उन्होंने टेस्ट किया है, अब उन पे बैन हटा रहे हो, सैंक्शन हटा रहे, हमारे से भी हटा दो, दोनों पे सैंक्शन हटेगी, ठीक है, दोनों पे, पाकिस्तान पे भी और इंडिया पे भी। उसके बाद 2008-9 में इंडिया और यूएसए का एक ट्रीटी साइन होती है न्यूक्लियर को लेके, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज की डेट में हम एटॉमिक और न्यूक्लियर, एटॉमिक पावर है तो यस, हमारे पास न्यूक्लियर बम भी है, एटॉमिक पावर भी है, ठीक है। और उस टाइम में ये भी बोला था, जब यूएसए ने चेतावनी दी थी ना इंडिया को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे आगे पीछे, अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा एपीजे अब्दुल कलाम को फोन किया, ठीक है, सीधा बोला कि ये एटॉमिक बम कितनी देर में बन सकता है। उन्होंने बोला सर 10 दिन में। उन्होंने बोला फिर क्या दिक्कत है, हमें, हम सीधा बोल देते हैं, ठीक है नहीं, 10 दिन में बना दोगे तो 10 दिन में हम और बना के, कोई आएगी स्टेट, अगर यूएसए को ज्यादा लगेगा तो यूएसए भी हो जाएगा, उसमें क्या है, समझ रहे हो ना। तो उस दमदार व्यक्ति जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, अनअपोज नहीं कह सकते बट लेकिन ऑलमोस्ट किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस के थे या कोई भी पार्टी थी, एक काफी अच्छे लीडर रहे उस टाइम में, ठीक है। और इनका ये योगदान रहा है हमारे न्यूक्लियर को लेके। और ऐसे काम के लिए क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर बनना क्यों है, पहली बात ये है, एक तो बहुत मेजर इंसिडेंट होता है, कल को एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री में फेंक दे, पूरी की कंट्री तबाह हो जाए। जैसे इंडिया है, इंडिया कल को अगर न्यूक्लियर बम फेंक दे पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाएगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया पे फेंके तो इंडिया बहुत बड़ा है ना, इंडिया कुछ पोर्शन ही जो है वो होगा, लेकिन पाकिस्तान तो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक डेटरेंस के लेवल, डेटरेंस जिसको बोलते हैं DETTERENC, डेटरेंस के लेवल पे जो है इसको यूज किया जाता है। जैसे धमकी नहीं देते हम तुम्हारे पे बम फेंक देंगे, एटॉमिक बम फेंक देंगे, ऐसे थोड़ी फेंका जाता है। किसी टेररिस्ट के हाथ में ना चढ़े वो अलग बात है, बट बाकी जो है ऐसे बम नहीं फेंका जाता, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट पॉलिसी है, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकता है, नो फर्स्ट पॉलिसी किसके, न्यूक्लियर को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट, नो फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की, नो फर्स्ट पॉलिसी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें हैं, और साथ में स्ट्रेटजी, ठीक है। ये दो प्रोसेस आपको याद तो हो गया स्टोरी से, क्या एक प्रोसेस याद हो गया कि भाई फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में भी इंडिया ने जो है, बाद में जब केस गया ना इनके पास, जब ये उन्होंने टेस्ट कर दिया, इनने CTBT में क्या बोला,
भाई आपकी ट्रीटी ये बोलती है कि आप एयर पे, अर्थ पे, ठीक है, एयर पे, अर्थ पे और पानी पे बोला हुआ कि यहाँ पे ट्रीटी आपकी ये लगेगी। हमने तो भाई अंडरग्राउंड चला दिया। हमने क्या कर दिया, इंडिया वाले में जुगाड़ू होते हैं ना, तो क्या कर दिया उन्होंने बोला भाई हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट किया है, हमने ना एयर में किया, ना अर्थ पे किया, ना वाटर पे किया है, ठीक है। और उससे पहले 1974 में जब पहला टेस्ट हुआ था, उससे पहले भी कोई कंट्री यूरेनियम नहीं दे रही थी, तो इन्होंने, इंडिया वाले चले गए जब ये पहला इन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया उन्होंने, अप्सरा वाला, ठीक है। इन्होंने क्या बोला जाके, क्योंकि यूरेनियम हमारे पास क्या है, यूरेनियम हमारे पास बहुत कम है, मैंने बोला 2% के आसपास है, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि हमने क्या करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, किससे, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, हमें बम बूम नहीं बनाना, हमें सिर्फ एनर्जी के लिए चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने लाया, ठीक है। बाद में उन्होंने यूज कैसे किया, कहां किया, वो तो अलग बात है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि स्टार्टिंग में उन्होंने एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उन्होंने बोला कि तारापुर में ना एक जगह है, वहां पे हम प्लांट बना रहे हैं एनर्जी के लिए, हमें थोड़ा सा वो दे दो, क्या दे दो, यूरेनियम दे दो। बाद में फिर हो गया 1974 में फर्स्ट वाला और दूसरा ये भी, ठीक है। तो आज की डेट में इंडिया के पास अपने न्यूक्लियर भी और एटॉमिक बम भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया टॉपिक, हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन, विच प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस हीट इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कौन सा प्रोसेस से जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो याद करना, फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम, ठीक है। फ्यूजन और फिजन में एक अंतर बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये दो एटम है, ठीक है, अगर ये कंबाइन हो जाए, ठीक है, मतलब ये कोई भी ले लो आप, यूरेनियम का कोई आइसोटोप ले लो या फिर एक और कोई ले लो, तो अगर ये कंबाइन हो, ठीक है, एक बन जाए तो इसको बोलेंगे फ्यूजन, ठीक है। अगर एक एटम है जैसे यूरेनियम है, अगर ये ना अलग अलग हो जाए, ठीक है, ये अलग अलग हो जाए, एक बड़ा वाला है, ये छोटे छोटे बन जाए, इसको बोलते हैं फिजन। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है। तो याद करना, जब हम आगे लिखेंगे यूरेनियम का टूटा, यहां से न्यूट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, एनर्जी निकली, वगैरह वगैरह जो भी निकला, तो उस तरीके से हम बोलेंगे इसकी फ्यूजन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है, अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो हमने बम की बात करी, एटॉमिक न्यूक्लियर बम की, न्यूक्लियर बम की स्टोरी क्या थी, ठीक है। आज की डेट में कितने न्यूक्लियर बम है इंडिया के पास, वी डोंट नो, क्योंकि ये सारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो ये सीक्रेट एक्ट में डिफेंस वालों को ही पता होता है, ठीक है। तो वी कांट शेयर, ठीक है, हो सकता है जम्मू कश्मीर का है तो कोई टॉपिक पाकिस्तान से भी देखें, ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर जो है ये सारी चीजें सीक्रेट रहती हैं। अब कितने न्यूक्लियर बम इंडिया के पास हैं, कितने नहीं है, वी डोंट नो। चलिए, प्रोसेस जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन एनर्जी के लिए, वो हमने बम के लिए किया, एनर्जी के लिए जो है इंडिया का एटॉमिक एनर्जी जो है वो फ्यूजन ऑफ यूरेनियम से होती है। अब यूरेनियम हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोरियम का भी यूज करेंगे। अब थोरियम यूज करने के लिए हमारे पास इंडिया की 3 स्टेज पॉलिसी है, ठीक है। तभी 3 स्टेज है ना, नहीं तो एक स्टेज में एक ही स्टेज में हम यूरेनियम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अबंडेंट में जो है हमारे पास थोरियम अवेलेबल है। थोरियम कहां मिलता है, थोरियम कहां से मिलता है, ये कर्नाटका में है, छत्तीसगढ़ में है, इनकी ओर्स बहुत सारी हैं इंडिया में। तो जो चीज अवेलेबल है उससे हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मेन आपका जो प्लांट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो देखनी है आपने एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो पहला होता है, आपने याद करना है कि कंट्रोल रॉड होती है यहाँ पे, ठीक है, ये मेन कोर होती है, यहाँ पे वाटर पंप लगा है, प्रेशर वेसल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाटर आ गया, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ कंटेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, स्टीम जा रही है, यहाँ पे टर्बाइन लगी हुई है, टर्बाइन लगी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास कंडेंसर भी है, ठंडा करने के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, टर्बाइन घूमेगी, यहाँ पे जनरेटर लगा है, जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बाकी ट्रांसमिशन लाइन इधर है। सिंपल याद करना है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें ये कंटेनर ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे यूरेनियम रॉड लगी हुई है, कंट्रोल रॉड लगी हुई है, और प्रेशर व्हीकल वगैरह यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे कोर है, वाटर पंप है, और इसमें फ्यूल कौन सा यूज होगा, फ्यूल हमारे पास थोरियम यूज होगा या फिर यूरेनियम यूज होगा, ठीक है, किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी बात ये रखनी, दीज आर द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अगर इसको हम एनर्जी सोर्स में अगर बात करें तो एक केजी यूरेनियम बहुत होता है, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मेन काम क्या है इसका, कभी कोई क्वेश्चन है इस तरीके से अगर आ जाए तो मेन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है, एक स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर, ठीक है। तो मेन है ये आ गया आपका कंटेनर रिएक्टर पूरा, ठीक है।
उस रिएक्टर में फ्यूल यूज होगा यूरेनियम और थोरियम। किसके लिए यूज करेंगे हम? एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बम वाली कहानी खत्म होगी, ठीक है। एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, बस ये कंटेनर आ गया। अब ये राड जो बनी है, राड किसकी होती है वो देखनी है हमने। दूसरी बात ये है कि जैसे ये यहां से स्टीम जाएगी, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से जनरेटर लगेगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। यहां पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, मेन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है और मॉडरेटर में क्या होता है और इसमें क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट और लूंगा इसमें, फिर हम 3 स्टेजेस पढ़ूंगा मैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास ये दिस इज वन टाइप ऑफ अपरेटस, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल इज सब्जेक्टेड, न्यूक्लियर फ्यूल इज सब्जेक्टेड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। तो इंपॉर्टेंट है फ्यूजन नहीं, फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करना। ये पूरा रिएक्टर है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। तो 2-3 पॉइंट बोल रहा हूं, वो आपने याद करने हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में डायरेक्टली कुछ इस तरीके से भी आता है फर्दर तो आपको याद हो, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है? ये एक अपरेटस है जिसमें क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूल डालेंगे हम। कौन सा? थोरियम भी हो सकता है और हमारे पास यूरेनियम भी हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है फ्यूल कौन सा यूज करेंगे। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। क्या होगी? यहां पे क्या होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, ठीक है। और मेन काम क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का? मेन काम है इसका कंट्रोल द चेन रिएक्शन। क्या करना है? कंट्रोल द चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब यहां पे मॉडरेटर भी लगे होते हैं। तो मॉडरेटर का मेन काम क्या होता है? मॉडरेटर का मेन काम क्या होता है? तो मॉडरेटर का आपने लिखना है कि मॉडरेटर का काम क्या है। मॉडरेटर जो है ये ग्रेफाइट रॉड का बना होता है। किसके बना होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट रॉड का, ठीक है। जो कि फ्यूल रॉड को जो है, फ्यूल रॉड को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। और मेन काम होता है मॉडरेटर का टू स्लो डाउन द व्हाइट पेज पे ले लेता हूं, ठीक है। मेन मॉडरेटर का काम क्या है ये आपने एक पेज पे लिख लेना है साइड पे। मॉडरेटर का मेन काम क्या है? जैसे रिएक्टर का काम क्या है? उसमें क्या होगी? चेन रिएक्शन होगी, फ्यूल डाला जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो होगी, लेकिन मॉडरेटर का उसको कंट्रोल भी करना है ना। तो कंट्रोल करने के लिए क्या है? मॉडरेटर का मेन काम है ये, एक तो ग्रेफाइट रॉड का बना हुआ है, ठीक है। एक तो ये याद करना है, दूसरा ये है कि मॉडरेटर का मेन काम है स्लो डाउन द स्लो डाउन द स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स बिफोर दे बम्बार्ड द फ्यूल रॉड्स, ठीक है। स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स बिफोर दे बम्बार्ड द फ्यूल रॉड्स। और इसमें एक चीज होती है कैडमियम भी यूज होता है, कैडमियम, ठीक है। और ये कैडमियम जो होता है, कैडमियम इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर। क्या है? न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर है। क्या है? न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर है। तो ये याद करना आपने, ठीक है, कि इसका मेन काम क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगले आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मेन ये चीजें याद करनी है आपने कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन होती है। और मेन आपका मॉडरेटर का काम क्या है? स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और कैडमियम जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर है, ठीक है। जब यूरेनियम की हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है। विच पावर प्लांट रिक्वायर्स हाईएस्ट इनिशियल कास्ट एंड मिनिमम कास्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए? वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन सा बना? ठीक है, तारापुर, ठीक है। ये इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहां पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कौन सा वाला है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है और प्रेशराइज हैवी वाटर है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेट ये थोड़ी सी हमने कल भी डिस्कस करी थी, लेकिन आज फिर से डिस्कस करते हैं। कुंडाकलम जो है तमिलनाडु में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, काइगा जो है कर्नाटका में है, नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में, ठीक। कब कब ओपन हुए? यहाँ पे डेट दी हुई है, ईयर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया तारापुर वाला, मैंने बता दिया, ये स्टोरी आपको दी है, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे चेक कर लेना आपने, ठीक है। तारापुर कौन सा था? और ये अप्सरा वाला इंडिया एंड एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है उन्होंने, अप्सरा रिसर्च रिएक्टर एट मुंबई, ठीक है। तो उस तरीके से देखना आपने, बाकी ये वाले आपने खुद पढ़ लेना। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चलता हूं आपका इंडिया का। तो अटॉमिक एनर्जी रिलीज कितनी होती है, ठीक है। अगर बोले इंडिया में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, सबसे ज्यादा पावर सेक्टर जो है किसमें है, तो सबसे ज्यादा है 60 से 70% जो है, अप्रोक्सीमेटली 70% जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, कोल से, ठीक है। बाकी जो है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी भी आ गई,
ठीक है, हाइड्रो आ गया, न्यूक्लियर आ गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो और न्यूक्लियर, ये सारा कंट्रीब्यूट करता है, बाकी वाला रेस्ट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल से, उसके बाद किसी हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी से, उसके बाद हमारे पास हाइड्रो, और इंडिया में फिफ्थ नंबर पे है न्यूक्लियर एनर्जी। कितने नंबर पे, फिफ्थ नंबर से। ध्यान से सुना आपने कि अगर आपके क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में कितने नंबर पे हो रही है, तो फिफ्थ नंबर पे, आफ्टर द थर्मल, रिन्यूएबल और हाइड्रो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास, ठीक है। इंडिया के पास अबंडेंट जो है ये अपना लिमिटेड थोरियम है, लिमिटेड यूरेनियम है, लेकिन हमारे पास अबंडेंट थोरियम है, ठीक है। और हम 3 स्टेजेस में इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, कि तो थोरियम है उसको कैसे हम यूज करें, ठीक है, फॉर द एनर्जी पर्पज के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि थोरियम को डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट याद करना आपने, थोरियम को डायरेक्ट जो है हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब वो हम डायरेक्टली देख लेते हैं 3 स्टेज वाला क्या क्या है, ठीक है। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी जो फैक्चुअल डाटा मैंने ऑलरेडी बताया वो तो है ही है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, होमी बाबा ने ये इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 3 स्टेजेस टू कंट्रीज लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल। अब इंडिया के पास यूरेनियम कम था, तो हमें एनर्जी तो यूज करनी थी, ठीक है, न्यूक्लियर वाली। तो किस तरीके से यूज करें हम, तो थोरियम को यूज करना। अब थोरियम को यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस में काम चलता है। कौन कौन सी स्टेज है, पहले स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 3 वाली पहले में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे वाली, बस यही देखना है, बस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है, 5 मिनट और उसके बाद लेक्चर को एंड। देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम लिया जाता है और प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर में डाला जाता है, ठीक है। उसमें से हमारे पास प्लूटोनियम निकलेगा, ठीक है, पीयू, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, ये प्लूटोनियम और साथ में डिलीट कुछ जो है वो डिलीट हो जाएगा, यूरेनियम वगैरह, ठीक है, और कुछ एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल निकला, रॉ मटेरियल निकला, वो हमारे पास प्लूटोनियम निकला, ठीक है। स्टेज 1 में क्या हुआ, हैवी वाटर रिएक्टर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लूटोनियम। इसे क्या हुआ, नेचुरल यूरेनियम हमने डाला थोड़ा सा, उसके साथ में किसमें डाला, प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर में। ये रिएक्टर दिख रहा है ना, ये वाला जैसे रिएक्टर दिख रहा है, ठीक है, इसमें हो रहा है ये काम। तो क्या हो रहा है, यूरेनियम नेचुरली वाला डाल दिया, उसके बाद क्या निकला, कुछ डिप्लीटेड यूरेनियम निकला, कुछ हमारे पास एनर्जी निकल गई, इलेक्ट्रिसिटी और प्लूटोनियम। अब ये प्लूटोनियम जो है हम सेकंड स्टेज में यूज करेंगे। यहां पे आ गया थोरियम, प्लूटोनियम जो है फ्यूल फास्ट ब्रीडर के लिए, इसमें फास्ट ब्रीडर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और हमारे पास स्टेज 2 में फ्यूल बाय अ मिक्स ऑफ प्लूटोनियम विद नेचुरल यूरेनियम। यहां पे जो वेस्ट मटेरियल निकला वो हमने यूज किया प्लूटोनियम विद नेचुरल यूरेनियम विद सफिशिएंट स्टॉक, थोरियम इज इंट्रोड्यूस कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम U33। यूरेनियम 233 में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर इसको यूज किया जाता है थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में U33 फ्यूल को यूज किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल द रिएक्टर्स। अब इसमें क्या जाता है, थोरियम और इसमें हमारे पास क्या रहता है, थोरियम प्लस यूरेनियम को मिक्स करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये थी हमारे पास 3 स्टेज, इतना ही सिंपल था। 3 स्टेजेस में क्या क्या है, फिर से बोल रहा हूं मैं, पहले में क्या है, नेचुरल यूरेनियम लेंगे जो होगा हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। इंडिया के पास कितना है, 2% है यूरेनियम नेचुरल अवेलेबल, और हमारे पास थोरियम कितना है, थोरियम हमारे पास 25% है, वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है, लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया के पास थोरियम का। क्या करेंगे, अब थोरियम तो हमारे पास है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली क्या है यूज नहीं कर सकते एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए हमें ये 2% वाला यूरेनियम नेचुरली पाया जाता है, वो हम क्या करेंगे, पहली स्टेज में डालेंगे, ठीक है। पहली स्टेज में हमारे पास क्या करेंगे, ये जो दिख रही है पहली स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, उस तरीके से, ठीक है। पहले में हम क्या करते हैं, यूरेनियम नेचुरल वाला डालते हैं, उसमें कुछ निकल जाता है प्लूटोनियम, ठीक है, साथ में निकलता है डिप्लीटेड यूरेनियम और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये वाला जो प्लूटोनियम है ये हम डालेंगे दूसरी स्टेज में, साथ में डालेंगे थोड़ा सा थोरियम, ठीक है, थोड़ा तड़का लग जाएगा, ठीक है। जैसे तड़का लगता है बाद में हमारे पास ये निकलते हैं आइसोटोप, जो से यूरेनियम 233 वाला, तो यूरेनियम 233 को हम यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब वो जैसे
यहां पे हमने थोरियम यूज किया ना, थोरियम प्लस प्लूटोनियम यूज किया, ठीक है। यहां पे यूरेनियम किया नेचुरली, थोरियम प्लस प्लूटोनियम यूज किया हमारे पास, तो U33 निकला, ठीक है। यूरेनियम 233 वाला आइसोटोप निकला, ठीक है। अब ये वाला हमने यूज किया यहाँ पे थर्ड वाले में, और इसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस है कि थोरियम को भी आज की डेट में हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी उससे भी निकले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में एनर्जी जो है न्यूक्लियर से किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ गई। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डिवाइस। तो ये 1954 में किसने स्टार्ट कर दिया था? होमी बाबा, द फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिवाइस द इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मुलेटिंग द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम? इंडिया हैज क्यों इन 3 स्टेज क्यों स्टार्ट किया? 3 स्टेज इसलिए स्टार्ट किया कि नेचुरल यूरेनियम हम पहले यूज करें, ठीक है, जैसे हमने इधर देखा, जो नेचुरल यूरेनियम है उसको यूज करें, उसमें से प्लूटोनियम निकलेगा, प्लूटोनियम जो है वो थोरियम के साथ मिला के फिर हमारे पास यूरेनियम का आइसोटोप निकलेगा 233, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए 3 स्टेजेस में हमें करना पड़ा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इंडिया के पास हमारे पास जो है 2% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम रिजर्व है, तो अगर बाहर से हम लाएंगे तो आपको पता है सीटीबीटी भी है, न्यूक्लियर स्पाई ग्रुप भी है, वो देंगे नहीं। जब यूरेनियम वर्ल्ड से निकलेगा नहीं तो एनर्जी कैसे कहां से लेंगे बनाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे कोल का कब तक यूज करेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट है ना, कोल कोयले का जो है वो कब तक यूज करेंगे हम। इंडिया हैज 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम रिजर्व, ठीक है। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं क्या क्या हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक तो आपका जो पूरा टॉपिक है इंडिया एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। तो एक तो आपने पहले याद करना है कि नेशनल साइंस डे का बनाया जाता है, ठीक है, साइंस डे का बनाया जाता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा को पता होना चाहिए स्पेस डे का बनाया जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। टेक्नोलॉजी डे कब बनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब बनाया जाता है, ठीक है, ये चीज आ गई अलग से। डीआरडीओ का देखना आपने, डीआरडीओ एस्टेब्लिश कब हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अप्सरा वगैरह बाकी मैंने बता दिया आपको। बाकी जो है फर्दर किसको बोला जाता है मैंने बता दिया, इसको डॉक्टर होमी बाबा को। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो स्टार्ट हुए 1974 में, 74 में और 1998 में, इसका है स्माइलिंग बुद्धा, इसका है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। एक ये याद करना आपने दो। दूसरा बात आपने याद करनी है लास्ट में हमारे पास इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर पॉलिसी है। इंडिया के 3 स्टेजेस क्यों है, क्यों है, क्योंकि हमें थोरियम यूज करना है। अब थोरियम हमारे पास क्यों यूज करना है, क्योंकि हमारे पास 25% है। अब यूरेनियम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2% ही है, ठीक है, खाली 2% है। और वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास क्या है, एनएसजी है, जो अलग से ग्रुप बनाए कि उन्होंने सप्लाई नहीं करनी है न्यूक्लियर की, ठीक है। आज तो हमारे पास आज की डेट में हमारे न्यूक्लियर यूएसए के साथ हमने डील किया हुआ है, मतलब वो न्यूक्लियर डील हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है न्यूक्लियर थोड़ा बहुत, ठीक है, बट उस लेवल पे नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात ये है कि सीटीबीटी भी है, तो हम बम के लिए तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सारी चीजें कुछ सैंक्शन लगती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, अगर अगर ये सैंक्शन नहीं लगती, ये ऐसा चीजें नहीं होती है। अब ये सोचिए कि रशिया यूक्रेन का मसला चल रहा था, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी ना। अगर यूक्रेन के पास अटॉमिक बम होता तो ये डायरेक्टली फेंक देता रशिया को। रशिया के पास है, रशिया ने नहीं फेंका, वो अलग बात है, बट यूक्रेन वाले तो फेंक देते ना। अगर ये फेंक देते तो रशिया तबाह जाता। तो एज ए हमारे पास क्या है, एक तरीके से एनएसजी अच्छा भी है, दूसरी तरीके से बुरा भी है कि खाली जो है यूएसए या 2-3 कंट्री के पास क्यों है, इसलिए इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। भाई आप अपने पास बम रख रहे हो, आप अपने पास एटॉमिक बम रख रहे हो, लेकिन हमें बनाने के लिए आप मना कर रहे हो। तो इसलिए इंडिया जो है इंटरनेशनल, या तो ये इंडिया का कहना है कि या तो तुम सारे ही ने रखो, यूएसए ने रखा, काल को तुम उठ के यूएसए, क्योंकि यूएसए के पास रह जाओ, यूके के पास जाओ, फ्रांस जर्मनी जिसके पास भी रहे, काल को उठ के अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, काल को तुम उठ के पाकिस्तान को सप्लाई कर दो बम, अटॉमिक बम या बाकी चीजें, तो इंडिया तो अपना डेटरेंस के लिए तो यूज करना है ना। तो इसलिए डेटरेंस के लिए इंडिया अपना न्यूक्लियर बम बना के रखे हुए हैं, ठीक है, और यूज करते हैं। यूज किया ही नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, नो फर्स्ट पॉलिसी है। नो फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये हुआ, जब तक दूसरी कंट्री हमें छेड़ेगी नहीं, हमारे ऊपर कोई नहीं फेंकेगा, तब तक हम नहीं फेंकेंगे। तो ये सिर्फ डेटरेंस के लिए हमने बना के इंडिया में रखे हुए हैं एटॉमिक बम। बट ये है कि हमारी नो फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये हुआ, जब तक दूसरी कंट्री कोई अटैक नहीं करती है तो हम अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया ने इसलिए नहीं ज्वाइन किया, एनएसजी प्लस सीटीबीटी और साथ में जो भी एनपीटी, ठीक है, इसलिए किया। वो इंडिया का कहना है कि भाई आप सिर्फ 5-6 लोग हो,
आप न्यूक्लियर स्टेट बन गए हो, ठीक है, मान लिया। कल को आप किसी और की, क्योंकि नेशनल होता क्या है इंटरनेशनल लेवल पे ना, नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी बड़ी चीज है, नेशन का इंटरेस्ट बड़ी चीज है। तो इसलिए नेशन का इंटरेस्ट हमारा क्या है कि हमारी पाकिस्तान की टू फ्रंट वार पे हम लड़ रहे हैं, टू फ्रंट वार पे हम, एक तो पाकिस्तान के साथ है, एक चाइना के साथ है, दोनों साथ। अब देखिए चाइना के साथ बॉर्डर में है ना, गलवान घाटी में जो चीजें चल रही है, पाकिस्तान में आपको पता पाकिस्तान वाला जो पीओके वाला मसला चल रहा है, ठीक है ना। और दो फ्रंट पे ऑलरेडी हम हैं। अगर हमारे पास अगर ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये वाली चीजें जो भी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने बम है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें इंडिया नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में कभी चीजें होगी तो वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं करा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। भारत माता की जय, जय हिंद।